हेलो गाइज, हिंदी साहित्य के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अमरकांत की जो कहानी है बहादुर, जो कि बीपीएससी एससीईआरटी में दी गई है कक्षा 10 में। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 क्लास में पढ़ चुके हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर की। विष के दांत कहानी जो कि नरेंद्र शर्मा की है, दूसरे क्लास में पढ़े हैं। और तीसरे क्लास में हम लोग पढ़े हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है। आज की क्लास है चौथी क्लास है कक्षा 10 की। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहादुर कहानी। इसके बाद जो अगले क्लास होगी, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परंपरा का मूल्यांकन निबंध है रामविलास शर्मा का। ठीक है, इसके बाद से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कक्षा 12 के लिए जो प्रश्नोत्तरी था वो अभी हम किए नहीं हैं, 11 तक कर चुके हैं, 6 से लेकर 11 तक। अभी हम लोगों का जो बाकी है कक्षा 12 का बाकी है प्रैक्टिस, वो हम लोग कर लेंगे तो एससीईआरटी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अमरकांत की। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबद्ध रहे। देखिए कितने पत्रिकाओं में उन्होंने काम किया। एक सेकेंड, कितनी पत्रिकाओं में उन्होंने काम किया। यहाँ दैनिक पत्रिका है सैनिक, फिर उसके बाद से प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए, फिर उसके बाद से दैनिक पत्रिका है अमृत पत्रिका जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, फिर एक भारत है भारत पत्रिका, वो भी इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, दैनिक पत्रिका थी। फिर एक मासिक पत्रिका थी कहानी जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, फिर मनोरमा है इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। इतने पत्रिकाओं में उन्होंने काम किया है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों के मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जिजीविका का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का भक्कड़पन है। लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। कौन कौन है आइए देखते हैं। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह हैं। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि ये सब उपन्यास है। ठीक है, उन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ सवार में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई संवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। अब पढ़ते हैं कहानी को। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकैठ शरीर,
गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर आदि बाँ की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह भागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। ये कौन कहता है? निर्मला कर रही है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, लेकिन वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। कभी कभी पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चोरी घुस गया। फिर उसने घी की हड़िया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय यहाँ कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारपूर्वक लड़के के नाम में दिल शब्द उड़ा दिया क्योंकि वो दिल बहादुर नाम उसका था। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ये मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते हैं। अरे तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? अरे तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था
वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं, क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजते हो? भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। और वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में टूटी बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता था और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नामें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से ही कुछ तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के सामान की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस ले जाता है? वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक खर भी न टसकाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइश है। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पालिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपनी शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप
देख बे किशोर, चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता है कि करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुरी आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घरों में देखा तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, लेकिन इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे ऐसा सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया? अरे, निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल, चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेकर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे का घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगे। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी ये गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। वह
घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, पर इसी समय घटना हो गई। अचानक वो रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुक कर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं? 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकलकर यहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था। फिर वो रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यू डू नॉट नो, दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बतलाओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता, तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अब नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सासा उछल कर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं ऐसा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 100 रुपये दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, यह सब बड़े घाघ होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमका और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था। केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था। बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माता जी किए रहा। दोपहर में खाना खाया। उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती। 2-4 रुपए और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए
अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वो गलती से घर ही पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौड़ रहा है। किशोर को भी अपन बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। उससे काफ़ी माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नाम है। देखिए, इससे रिलेटेड नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये कहानी बहुत ही रोंगटा खड़ा कर देने वाली थी। तो चलिए, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का। हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, 4 चैप्टर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।